नए भारत के निर्माण का और समतामूलक लोकतांत्रिक, जिसमें आखिरी आदमी को भी गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिलेगा, ऐसे समाज के निर्माण का। तमाम तरह के आंदोलन चले। एक आंदोलन जो गांधी विचार पर आधारित था, उदान रामदान ग्राम स्वराज्य का आंदोलन, उससे मैं जुड़ा। लेकिन मैंने गांधी विचार को कभी इज्म के रूप में नहीं देखा, इसलिए परिवर्तन के जितने दौर दुनिया में चल रहे थे, सबके प्रति खुली दृष्टि रखकर एक विद्यार्थी की हैसियत से अध्ययन करने की कोशिश करता रहा। और पिछला कुछ समय का दौर ऐसा आया जब जिन व्यवस्थाओं को हम बदलना चाहते थे, जिन मूल्यों को हम बदलना चाहते थे, जिन्हें हम प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी कहते थे, वे सारे मूल्य अधिक ताकतवर होकर हावी हो गए और जो परिवर्तनकारी शक्तियां थी वो कुछ कमजोर सी दिखी और ठप सा हो गया। मेरे मन में ये सवाल बहुत जोरों से उठता रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। समर्पित लोगों ने बहुत सोच समझकर कई दुनिया के स्तर पर कई धाराएं चली परिवर्तन की, एक दूसरे के विरोधी भी दिखी, लेकिन एक मुद्दा काम था सब में कि वो परिवर्तन लाना है। इस परिस्थिति को, इस व्यवस्था को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कारण हो गया? सोवियत रूस का प्रयोग किसी सीमा पर जाकर रुक गया। माओ का चीन अमेरिका की प्रतिस्पर्धा में बाजार की शरण में आ गया। भारत में गांधी विचार को, उनकी कंसेप्ट को तो कभी प्रयोग के तौर पर पूरे देश की व्यवस्था ने स्वीकारा ही नहीं। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। व्यवस्था से इतर गांधी विचार में आस्था रखने वालों ने कुछ प्रयास किए, लेकिन पूरे राष्ट्र की दिशा एक तरफ हो और उसके विरोधी दूसरी दिशा समाज में रह करके रहे, लगातार प्रयत्न करे परिवर्तन का, तो बहुत कठिन होता है। क्योंकि राज्य एक बहुत संगठित और बहुत पुराना, इस देश की, दुनिया के जनमानस में बैठी हुई ताकत है और वो जो दिशा देती है, समाज को जिस तरफ डालना चाहती है, उसमें सहज ही जनता का समर्थन मिल जाता है। जनता उसमें से अपने सवाल हल करना चाहती है, अपनी समस्याएं का हल देखना चाहती है, इसलिए उससे सहज जुड़ जाती है। तो गांधी के विचार के अनुसार समाज में व्यवस्था परिवर्तन का जो भी आंदोलन हुआ, उसमें भी एक बाधा आई। अगर मैं उदाहरण देकर कहना चाहूं तो एक समय था जब इस देश में भूमि का सवाल आज से बिल्कुल उल्टी स्थिति का था। कानून, सरकार में रहने वाले लोग बाध्य हो गए थे कि प्रगतिशील कानून बने, जिसमें से लैंड सेलिंग एक्ट वगैरह बने, और उसी तरह से तमाम आंदोलनों के कारण आम जनमान्यता ये हो गई थी कि भूमि तो उसके हाथ में ही रहेगी जो काश्त करने वाले हैं, जो खेती करने वाले हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन के दौर, परिवर्तन की धाराएं कमजोर हुई। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस समय का शरद पवार ने पहली बार घोषणा की कि कमर्शियल, बाहर भेजने के लिए जो कमोडिटी पैदा की जाएगी किसानों के द्वारा, उसको सेलिंग एक्ट से मुक्त कर देंगे। और जमीन जो बुनियादी सवाल है अपने देश का, उस पर जो ये प्रतिक्रांतिकारी या प्रतिक्रियावादी दौर शुरू हुआ, इस पर कोई हम कहीं भी कुछ हलचल नहीं हुई। और आज तो जो दौर चल रहा है उसका परिचय कराने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा पूंजीवादी मूल्यों के इर्द गिर्द चल रहा है। समाजवाद गले में अटका है, गांधी भी गले में अटका है, उसे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, लेकिन उसको कैसे बाजार के अनुकूल बनाया जाए, इसी की कोशिशें जारी है पूरी दुनिया में। ऐसे में
ओवी जी ने, हम पूरा तो भाषण नहीं सुने, लेकिन जो एक मुद्दा उन्होंने उठाया कि किसी बात से बध करके विचार का जो प्रवाह है, उसकी जो डायनेमिक्स है, वो कमजोर पड़ जाती है, कुंठित हो जाती है। और मैंने भी संवाद करने की कोशिश की है अपने सामान्य स्तर पर, कार्यकर्ता स्तर पर, मार्क्सवादियों के साथ, समाजवादियों के साथ, कि हमारा एक कंसर्न कॉमन है कि चेंज व्यवस्था में होना चाहिए, नई व्यवस्था आनी चाहिए। हम चाहे गांधी विचार में आस्था रखते हो, समाजवाद में आस्था रखते हो, मार्क्सवाद में आस्था रखते हो, पार्टी या गांधीवादी संगठन, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है नई समाज रचना का, जिसमें कुछ मूल्य, मानवीय मूल्य स्थापित हो। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा संवाद क्यों ना हो? तो मित्रों, संवाद में सबसे बड़ी बाधा आई कि हर धारा में, विचारधारा में कहीं न कहीं स्थापनाएं बनी हुई हैं जो जड़ हो गई है। और मुझे बचपन में अपने गांव का ब्राह्मणवादी संस्कार याद आया कि अमुक चीज है वो तो निश्चित है, उसमें परिवर्तन का। उसी तरह से हमारे शास्त्र हैं, हमारी स्थापनाएं हैं, उसमें परिवर्तन का, वो उसको लेकर चलिए तब संवाद हो सकता। ये जड़ता, इस जड़ता से परिवर्तन की धार कुंठित हुई है। मुख्य लक्ष्य क्या है? कोई वाद का सृजन और उसकी स्थापना पर जड़वत बने रहना, या जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कुछ डायनेमिक विचार, दर्शन, उसकी गतिशीलता कायम रखना। आपने उस दिशा में कुछ थोड़ा चिंतन शुरू किया, बहुत अच्छा लगा सुनने। और मैं कहना चाहता हूं कि इस समय किसी बात से, किसी गुरु और ग्रंथ से, या किसी एक विचारक से बध करके चिंतन होगा तो हम आज की परिस्थिति की चुनौती का सामना नहीं कर सकते। आप विद्वान लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक नई शुरुआत विश्व क्षितिज पर हो रही है, और वो ये हो रही है, और ये आखिरी बात है कि कोई एक सिद्धांत के पीछे या कोई एक वाद के पीछे लोग संगठित हो, कोई एक संगठित संगठन हो, कोई एक व्यक्ति हो, और उसके पीछे समाज चले, और जो दिशा दे उस दिशा में परिवर्तन हो। ये अब ये प्रयोग उसकी सीमा सामने आ चुकी है, क्योंकि अब कोई भी क्रांति संगठित क्रांतिनिष्ठ समूहों के द्वारा होगी, ये प्रयोग तो विफल सामने आ चुका है, इसका परिणाम आ चुका है। कोई भी क्रांति होगी उसको लोकतांत्रिक होना होगा, यानी लोगों के रियलाइजेशन से जो एफर्ट्स होंगे उसका मिलिया जुला स्वरूप इतना ताकतवर होगा भविष्य में कि कोई भी अधिनायकवाद या कोई भी पूंजीवाद उसके सामने टिकेगा नहीं। इसके कुछ लक्षण जो अभी क्षितिज में उथल पुथल थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, उसमें संकेत मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज बौद्धिक जनों को, जो सोचने विचारने वाले और समाज में कुछ परिवर्तन की दृष्टि से गतिशीलता पैदा करने वाले लोग हैं, उनको खुले मन से संवाद करने की जरूरत है। चुनौती है, समस्या है, व्यवस्था के स्वरूप है, परिवर्तन को रोकने वाली ताकतों की टेक्नोलॉजी है, उनके मूल्य है, आधार हैं। उन सब से कैसे परिवर्तन की चेतना जगाई जाए समाज में व्यापक रूप से, इसका खुले चिंतन की जरूरत है। शायद वो दौर जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, व्यक्तिवादी, संगठनवादी चिंतन प्रक्रिया में सीमित हमारा मन शायद इस खुलेपन से परिवर्तन की कोई ताकत पैदा होगी जल्दी स्वीकार न करे। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में सामान्य जन की क्रांति चेतना, परिवर्तन चेतना, उसका अपना रियलाइजेशन, उसके आधार पर, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य के अस्तित्व का प्रश्न बनता जा रहा है। ये जो 99
कि कीमत पर 1% लोगों के अय्याशी क्यों, ये सवाल मामूली नहीं है और ये सामान्य लोगों के मन से उभरा हुआ सवाल है। इसके संकेत को हमें समझ करके और फिर आगे बढ़ना होगा। हमको लगता है कि जितना हमारे अंदर परिवर्तन के लिए कमिटमेंट है उसको इस क्षेत्र में भी आजमाने की जरूरत है और हमें कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, ये तो मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन परिस्थितियों का जो दिमाग पे दौर चल रहा है चिंतन का, उस पर से कुछ बातें आपके सामने रखी। अगर कुछ मेरी बहक हो तो माफ करिएगा। सबको धन्यवाद। दोस्तों, समाजवादी अभियान के हमारे साथी अनिल हेगड़े जी 17 तारीख जो बरसी के दिन यहाँ बैठक थी उसके लिए चले थे, पर रेल ने ऐसी कृपा की कि कल सुबह पहुँचे हो, तो मैं अब उनसे दोनों काम यहाँ आके करने कहूँगा। एक जो जारी बातचीत है उस पर कुछ कहिए और दूसरा सुरेंद्र मोहन जी है लेकर। प्रधान जी, आप भूटान के कुछ संघर्ष का इन चीज़ों पे आप हमको जायका दें प्लीज। That's the reason I actually have not echo more than my speech. I think you hear my cough. And दूसरा बात ये है कि I'm not from Bhutan. It's just that I'm from Sikkim, and I'm not really qualified to talk about Bhutan. It's just that people see me more with the Bhutanese crowd because my father-in-law is Bhutanese. But I'll have to excuse myself today. Both are part of South Asia. आप कुछ कहना चाहेंगे? अंत में ऋतु आप इधर आ जाइए, कुछ कहना आइए, संकोच मत करिए, आइए। क्या मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, यहाँ से आके सिर्फ एक सवाल और कौन सा चीज बोलना चाह रहे हैं? श्रवण जी ने मना कर दिया। मन बदला मेरा राजनीति से सीधे कोई रिश्ता रहा नहीं है, तो मेरा सवाल कोई काफी बेवकूफी भरा और नायक भी हो सकता है। आपने डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट की बात कही, आपने अजीत जी दोनों ने इसकी बात कही। आगे क्या करें और हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? आज मोबिलाइजिंग में क्या है, तो वैनगार्ड का जो रोल है किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट और मोबिलाइजेशन के लिए, वो इसमें कहाँ आता है आज की तारीख? आपके बाद राकेश मनचंदा जी का सवाल। आप आगे ही आ जाइए ताकि समय प्रभात की बात। मैं यहाँ बैठकर डिजर्व नहीं करता हूँ, खड़े होने कुछ सवाल मेरे मन में तमाम विचार यहाँ पर सुनने को मिला। बड़े दुख होता है जान में कि हमारे पास आईटी के 32 बैंकिंग चॉइसेस हैं, लेकिन मैं खुद भी अपने आप को किसी पॉलिटिकल चॉइसेस में नहीं पाता हूँ। मैं जिनके पास जाऊँ कौन मेरे करीब है, आपकी ज़्यादा करीब अभी भी पाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ वर्णन करने वाला इतना नहीं लगता है, पहली बात। और मैं जिस भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति से आता हूँ वहाँ दूर लगता है गार्डन में, और सुबह हम लोग पूरे दिन का कार्यक्रम तय करते हैं कि राजनीति में क्या होगा, आर्थिकी में क्या होगा, सामाजिकी में क्या होगा।
तब मेरी ये हालत है, तो बाकी लोगों का क्या हो सकता है, बाकी मेरे उनके साथ को क्या हो सकता है, ये मुझे पता नहीं। बस यही सवाल है, अगर इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो कहने का अंकगणित मुझे पता नहीं है कि क्या कितने युवा है हमारे देश में अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा है, वो 60% के आसपास में जो देश का आने वाले दिनों में और आज भी तय करेंगे। तो उनके लिए कैसे मोबिलाइजेशन हो सकता है, उनके लिए क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जब हम एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा चरित्र, और जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो मार्क्स को, एंगल्स को, क्रांति को जानते होंगे, जयप्रकाश इवन लोहिया को नहीं जानते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, बड़ी दुख की बात है। और हमारे सामने जब होता है कि कैसे आदर्शों को बताएं, उन लोगों को बेस करके हमारे सामने नेपाल में प्रचंड जी आते हैं, हिंदुस्तान में लालू यादव आते हैं, मुलायम सिंह आते हैं, और नीतीश कुमार के बारे में बड़ी मन में ये थी कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, बहुत कुछ हो गया है, पटना की सड़कें अभी वैसी ही है, और जो मीडिया उनका पॉलिस है वही उनका शासन चला रहा है। हमारे पास समाजवाद भी है, मार्क्सवाद भी है, तो एक्टिविज्म और सत्ता में आने का जो वो है वो कैसे चरित्र बदल जाता है, फोकस होना चाहिए, तो कैसे लेके चल सकते हैं। मेरा सवाल भी वो ऐसा ही है जो प्रियाजी ने बताया है। अंग्रेजी का एक शब्द है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिफरेट, लेकिन जब हम व्यवहार में जाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड है इसका महत्व पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जो 99% ऑफ प्रोलिटेरिएट है या सर्वहारा है, अब ये सुनने में आ रहा है कि 99% डिक्टेटरशिप में मार्क्स और गांधी को मिक्स करके आगे बढ़ने की योजनाएं बन रही हैं, ये बातचीत हो रही है। तो मेरा यही अटपटा सवाल है इस पे थोड़ा, क्योंकि ये प्रोलिटेरिएट और डिक्टेटरशिप जो थ्योरी से हम 20 साल से पढ़ रहे हैं वो बार बार सुनने में आ रहा है, काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है, उसको रिप्लेस किया जाए, ये मेरी विनती है। दोस्तों, ओली जी इस राउंड का जवाब देंगे, उसके बाद हम लोग खाने के लिए चलेंगे। तो अभी किसी के मन में कोई स्पष्ट हो सवाल या टिप्पणी तो आप आ सकते हैं अपनी बात करें। आइए, तारकेश्वर ओझा जी हैं, ये भी जेपी आंदोलन में अगुआ साथियों में। हाँ बोलिए। राजनीतिक नेपाल के राजनीतिक आंदोलन में दलितों का काफी सहयोग रहा। आज जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया बदले हुए नेपाल उसमें दलितों की स्थिति क्या उसकी भविष्य के लिए कोई ऐसी व्यवस्था या संविधान की जा रही है, थोड़ा हटकर है जैसे, लेकिन इच्छा है। मित्रों, ओली जी ने एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया है। काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है और मार्क्सवाद की जिन्होंने व्याख्या की, कई प्रश्न खड़ा करती है। पहला प्रश्न मेरे दिमाग में ये आया कि इन्होंने सर्वहारा के अधिनायकत्व को ही नकार दिया। मार्क्सवाद में सर्वहारा का अधिनायकत्व को नकारने की बात है, पता नहीं, ये हमें जो लगता है सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस से ही शुरू हो गई थी। स्टालिन के मरने के बाद जब क्रुश्चेव का दौर आता है तब से ये बात चल रही है। ओली जी ने ये बात कहा कि डिक्टेटरशिप जब होगा तो किसी न किसी पर शोषण हमको करना होगा, जिसको हम हटाएंगे सत्ता से उस पर। ओली जी शायद यह कहने में हिचकिचा रहे थे कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट फॉर द टाइम बिंग होता है,
वो परमानेंट चीज होती नहीं है। तब तक जब तक समाज वर्गों पर विभाजित रहता है। जिस वक्त समाज का वर्गीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट खत्म हो जाता है। फॉर द टाइम भी आज जो समाज का रूप है जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसे बुर्जुआ डेमोक्रेसी करने आज ने बहुत अच्छा सवाल चीज रखा था, बहुत अच्छी बात कही है कि पूरी दुनिया में जो चल रहा है आज की ये फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चल रही है। हम लाते हैं, किसी को भी लाभ देते हैं, हम कहते हैं चुनावों से चुना गया प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ होता है। और ये बता दें कि आज उनके यहाँ हमारे देश में सन 47 में 15 अगस्त को आजादी मिलती है और सितंबर महीने में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है तो हमारे देश में 2 व्यक्ति पैदा होता है। एक का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरे का नाम जयप्रकाश नारायण है। जो व्यक्ति ये कहता है यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं नहीं मानता हूं क्योंकि यह जनता के द्वारा चुनी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। रोली जी के यहाँ एक बहुत अच्छी बात हो रही है, उनको दुख लग रहा होगा इस बात का, लेकिन उनके यहाँ एक अच्छी बात 4 सालों से चल रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुन के आई है और 4 सालों से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए रोज माथा पच्ची कर रही है, 30 दिन लड़ रही है कि ये रहेगा ये नहीं रहेगा। ये कितनी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में कितनी अच्छी बात है कि हम एक दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं बनाया जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं। पुलिस इस बात को स्पष्ट करे, डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट को खत्म करने के बाद जब उसको नकार ही देंगे आप, फिर कौन सा समाजवाद आएगा, फिर कौन सी कम्युनिज्म आएगी, फिर कौन से समाज का हम निर्माण करेंगे। धन्यवाद। और कुछ साथी, ये चूंकि बिना अध्यक्ष वाली स्वचालित है तो ओली जी से मैं इजाजत ले लेता हूँ। मैं भी अपना सवाल कर सकता हूँ। मेरा सवाल प्रिया जी और अजीत जी की धारावाहिकता में है और मैं बहस को मैं अपनी निजी बात कह रहा हूँ। तारकेश्वर जी जो मार्क्सवाद की जो उनकी व्याख्या है उसको मानने वाले बहुत पार्टियां और आंदोलन अभी भी हैं दुनिया में, जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को एक अपरिहार्य हिस्सा मानते हैं। उस लक्ष्य की ओर जिसकी ओर अजीत झा ने इंगित किया, ये कहते हुए कि अंतिम आदमी को कैसे लगातार ताकत देने का और प्रामाणिक प्रातिनिधिक राज्य की संस्था कैसे बने, और ये जो चुनौती है ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। और जो भारतीय समाजवादी आंदोलन का विकास है वो उसको सहज और तार्किक विकास मार्क्सवाद का मानते हैं, वैसा ही ओली जी ने कहा, दोनों एक ही जमीन पे खड़े हैं। तो मैं ये कैसे हुआ, यहाँ तक मार्क्सवाद कैसे पहुँचा, ये आज तारकेश्वर जी का जो कहना है कि ये तो मार्क्सवाद है ही नहीं, मैं उस बहस में नहीं इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही मानता हूँ कि लेवल जो भी हो, प्रगतिशीलता और भविष्य की विचारधारा वही हो सकती है जिसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का स्थान नहीं है। लेकिन जो एक अस्मिता के लोकतांत्रिकरण से दूसरा प्रश्न चिन्ह उठता है जिसपे डॉक्टर अजीत झा और ओली जी बाकी तमाम चीज़ों पे चूंकि समान थे इसलिए दोनों का नाम साथ ले रहा हूँ। वेंगार्ड जो राही जी ने अपने सवाल उठाए कि हम विचारधारा को, आपने भी कहा था ये कि विचारधारा को एक धर्म और अंधविश्वास की तरह अगर संगठित करेंगे तो उसकी वैज्ञानिकता खत्म हो जाएगी। तो उसी का एक छोटा सा पक्ष है कि जो नए बहुस्तरीय विविधतापूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक और जाति की जो सामाजिक सत्ता है उसके हिसाब से जो विविधतापूर्ण समाज है उस संदर्भ, उस सांस्कृतिक सामाजिक और वर्गीय संदर्भ में राजनीतिक दल नामक औजार की शक्ल क्या होगी जिसमें आखिरी तबके के लोगों के भी कार्यकर्ता बनने
और नेता बनने की गुंजाइश रहे। वहाँ जो आप कोरिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का, वो हमारे यहाँ तो भाजपा में भी सांसदों के बेटों को टिकट मिलता है, जो कि विचारधारा आधारित पार्टी है। अभी कम्युनिस्ट पार्टीज में ये नहीं दिखने लगा, पर उन्होंने फिर अभी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट नहीं छोड़ी है। 89 अप्रैल के बाद आज तक संविधान सीपीएम का नहीं बदला, और उसमें ये साफ लिखा है जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को मानते हैं। तो इस पूरे संदर्भ में इस लोकतंत्र को, जो अजीत ने कहा कि अंतिम लोगों को कैसे सत्ता मिले और प्रातिनिधिक सत्ता कैसे बने, उसको मैं अपने संस्कार में स्वराज कहता हूँ। तो इस लोकतंत्र को स्वराज की ओर जो पुश करने के लिए पार्टी की कल्पना कैसे होगी, जन आंदोलन, जो प्रभात ने कहा कि हमारे यहाँ के बहुसंख्यक नौजवानों तक कैसे संवाद वो पहुंचे, आंदोलन, और फिर कार्यकर्ता का जिस तरह से आपके यहाँ और हमारे यहाँ एक मध्यम वर्गीय होने के कारण कार्यकर्ता का जीवन निर्वाह अपने आप में ये इतना बड़ा व्यवहारिक सवाल हो गया है कि ईमानदार राजनीति अपना संगठन और अपने कार्यकर्ताओं की देखभाल कैसे करेगी। जो लोग परिवर्तन की इच्छा से प्रेरित हैं, वो एक इज्जतपूर्ण ढंग से सामाजिक रूप में जिंदा रह पाएंगे, काम कर पाएंगे, इसकी गुंजाइश हमारे यहाँ लगातार कम होती जा रही है। तो इस तरह के व्यवहारिक जो रणनीति के सवाल हैं, उन पे लंच से पहले मैं चाहता हूँ ओली जी कहें, और लंच के बाद अजीत जी फिर से एक राउंड कहेंगे। और ओली जी की अभी की बात के बाद हम 2 मिनट का मौन भूटान के लोकतांत्रिक क्रांति के नेता दोर्जी जी के सम्मान में रखेंगे। अभी मैं ओली जी से आग्रह करता हूँ तो इस सत्र की बात का समापन करें। 10 मिनट में हाँ अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि विभिन्न एंगल से साथियों ने सवाल उठाए हैं। ओपिनियंस में डिफर, मैं फर्क ओपिनियन, फर्क तर्कों को, धारणाओं को बहुत सम्मान करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। मैं विविधता को नेचुरल चीज मानता हूँ। मैं किसी की बात को आवश्यकता के अनुसार इनकार करना कभी पीछे नहीं हटूंगा और उसका खंडन भी कर सकता हूँ। जब मैं कर सकता हूँ दूसरा भी। किसी की बात को मानना ही पड़ेगा, सही है तो सही लगेगा, नहीं लगेगा नहीं मानूंगा। यही बात सभी को लागू होता है, इसलिए मैं वेलकम करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं शुरू करता हूँ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट से। जैसे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, the concept was started from Europe and particularly from the industrialist countries, where the number of proletariat was largest in the society. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद जब वह मजदूर वर्ग सिंपली किसानों से मजदूर में, प्रोलेटारिएट में कन्वर्ट हो गया, जमींदार वर्ग इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, और छोटे छोटे तादाद में जो जमीन पर काम करने वाले किसान थे वो बड़े फैक्ट्री के मजदूर बन गए, और वहाँ प्रोलेटारिएट का प्रश्न हुआ। ये प्रश्न आया तब जब खास तौर से पेरिस के अंदर 72
फिर वापस चला गया। तब शायद तब का प्रेसिडेंट थियर था। थियर के हाथ में फिर जब पेरिस कप वापस चला गया, पेरिस कप में असफल हो गया। तब not immediately, but after 1 or 2 years later, after the evaluation of the Paris Covenant and Stella, मार्क्स उस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वहां स्टेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, स्टेट को नियंत्रणकारी, स्टेट का जो नियंत्रणकारी कैरेक्टर होता है उसको इस्तेमाल नहीं किया, स्टेट को डेवलप और इस्टेब्लिश नहीं किया। इसलिए द वीकनेस ऑफ द पेरिस कमेंट वाज टू गिव द फॉर्म ऑफ स्टेट एंड द कैरेक्टर ऑफ कंट्रोल। Of course, the proletariat class was in majority. There was majority rule. After established after the revolution, फिर भी उस तरह उसको कायम नहीं रखा जा सकता। उस कंटेस्ट में इस चीज को उस संदर्भ में और उस सीमा पर बोला गया। इसको ये डिक्टेटरशिप, तानाशाही, लगाव जो आज हम समझते हैं, अगर भारत में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट कौन लगाएगा? कौन प्रोलेटारिएट आएगा डिक्टेटरशिप? अगर स्टेट में डिक्टेटरशिप लगाने का नौबत आए तो कौन आएगा? कोई प्रोलेटारिएट आने वाला नहीं है। इन द नेम ऑफ प्रोलेटारिएट some elites, कुछ संभ्रांत लोग जो पावर पर पहुंच गए हैं, जो भी कमिटमेंट करके हो, जो भी वादाएं करके हो, आदमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे चीज तो होते हैं। वो जब सत्ता में पहुंचते हैं, अगर उनको एक रूल के अंदर बांधा नहीं गया तो उनके मन में फिर पाप शुरू हो जाता है। वो आहिस्ते आहिस्ते वो कैसे अपने कार्यकाल को बढ़ाएं। कार्यकाल जब बढ़ गया तो अपने बेटा को कैसे बनाया जाए। जब यहाँ एमपी के उम्मीदवार को उस कदर सोचा जाता है, धृतराष्ट्र के जमाने में ही नहीं, पुत्र मोह तो फिर रहता है आदमियों पर ही नहीं, दूसरे जानवरों में भी रहता है, तो आदमी में भी पुत्र मोह रहता है। अरे पिताजी आपका इतना चलता है, फिर आप कुछ मेरे लिए नहीं करेंगे? तो पिता होने के नाते हो कहाँ पैदा हुआ था शासक के रूप में, जगत पिता के नाम से, अब आकर ठहरेगा कि अपने बेटा के पिता के। डिक्टेटरशिप वहीं पर पहुंचेगा। Dictatorship of the in the name of proletariat. Is there proletarian class in majority in Indian society? Vast majority of the people are peasants, किसान हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, not the proletarians. और मैं सच कहूँ तो मैं गरीब के शासन के पक्ष में नहीं हूँ। गरीबी निवारण के, गरीबी को क्यों रखेंगे और गरीब को क्यों रखेंगे? गरीब होना कोई बहादुरी की बात है, कोई गर्व की बात है गरीब होना, ये तो नहीं। गरीबी को तो हटाना है, गरीब का शासन कायम करना नहीं है, वही नहीं सकता। गरीब शासन कर ही नहीं सकता। गरीब अपनी गरीबी से लड़ेगा या शासन चलाने?
इसलिए गरीबी हटाना है। गरीब का शासन लाएंगे झूठ बात, गरीब का शासन। हाँ, गरीब विरोधी शासन को हम उखाड़ देख सकते हैं। गरीब विरोधी, गरीब को दमन करने वाला जो शासन है उसको हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, और गरीबी को हटा सकते हैं, और गरीबी को हटाना चाहिए। अगर हमें गरीबी नहीं हटाना है तो हम गरीबी का शासन, गरीब का शासन का स्लोगन देते रहे। गरीब का शासन हम लाएंगे, हमको बोल दो, हम गरीब का शासन लाएंगे, हम एमपी बनेंगे, हम मिनिस्टर बनेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, गरीब का शासन लाएंगे। हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो गरीब का शासन होगा। अच्छा, इसी पर विश्वास करना है तो दूसरा आता है, गरीब का शासन नहीं होगा, गरीबी हटाया, गरीबी को हटाया। गरीब का शासन नाम चीज के नाम ऐसी कोई नहीं, गरीबी हटाने वाला शासन हो सकता है। पीड़ितों का शासन, पीड़ितों का शासन हो ही नहीं सकता। पीड़ा को हटाया जा सकता, पीड़ित होने का स्थिति को अंत किया जा सकता। जब शासन में रहेगा क्या पीड़ित होगा, तो पीड़ित का शासन कहाँ से पीड़ित? जो शासन में खुद है वो कहीं पीड़ित होगा? जो शासन में है वो पीड़ित नहीं होगा। पीड़ित नहीं होगा तो पीड़ित का शासन कहाँ से लाएगा? इसलिए ये शब्दों का खेल जो अमीरों की ओर से, लाइट की ओर से चलता है, और हमें एक दूसरे में उन्होंने कहा कि हमें किसी भी ग्रंथों से, किसी भी मान्यता से उससे प्रस्थान नहीं करना चाहिए। तथ्यों से, सत्यों से सामना करना चाहिए। डायलेक्टिकल नेचुरलिज्म का मतलब यही है, उस पर हम विश्वास करेंगे, तथ्यों पर विश्वास करेंगे, सत्य पर विश्वास करेंगे। ठीक है, विश्वास से शुरू करेंगे तो यही है। मैं छोटा था, मैंने एक पंडित जी से क्वेश्चन किया कि मुझे पता नहीं था कि पंडितों से उस तरह का, उस तरह प्रश्न नहीं करना चाहिए था, मुझे पता भी नहीं, तो मैंने प्रश्न कर दिया। पंडित जी गुस्सा गए, नास्तिक धर्म पर विश्वास किया जाता है, उसका तथ्य प्रमाण ढूंढा नहीं जाता। विश्वास किया जाता है, शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रों को प्रमाण कहा जाता है। हमारे धर्मों में शास्त्रों को प्रमाण कहा जाता है। इसलिए हम लोग पहले क्या करते थे, जब तक इतने अखबार की दैनिक छापने वाले लोग नहीं करते थे, तब समाज में एक प्रचलन था कि लिखा था, ऐसा कहीं लिखा है, ये हम पूछते थे, इसलिए कि कहीं लिखा है तो सही, ये मानना था। इसलिए इस मान्यता से शुरू होता था कि शास्त्र ही हमारा, मतलब तब तक का जो एक्सपीरियंस है वही तथ्य है, वही सत्य है, वही परम तथ्य है। इसलिए हम अगर शास्त्रों से शुरू करेंगे तो तथ्यों पर नहीं पहुंच पाएंगे, तथ्य से शुरू करेंगे शास्त्र बना पाएंगे, तथ्य नहीं शास्त्र, शास्त्र बनाया गया है, तथ्य होते हैं। इसलिए मार्क्सवादी शास्त्रों से भी हम प्रस्थान करेंगे
एक हमारा पूर्वज ने, सपोज मान लें एक पूर्वज ने लिख दिया कि एक छोटा सा रिवर है खोला, क्या कहते हैं उसको, रिवलेट, छोटा सा एक रिवर है। तो उसको देखकर एक विद्वान ने लिख दिया, ये रिवर क्रॉस करते हुए, इसको पार करते हुए जूते खोलने अच्छा। तो उसको मारा गया क्योंकि जूता खोलकर जाना, जूता की सुखा रहेंगे उस पार जाकर फिर लग रहेंगे अच्छा है। तो वहां पुल बन गया। फिर हमने वही धर्म को कंटिन्यू किया कि रिवर को पार करना है तो जूता खोलना, पुल के इस पार फिर जूता खोलेंगे हम पार फिर खोलेंगे, क्या आवश्यकता है। वहां पक्की रास्ता बन गया और बस पर गाड़ी पर जा रहे हैं, फिर देखा सामने की गाड़ी दौड़ रहा है, उड़ा गया जल्दी जल्दी में, क्योंकि पार कर रहे हैं ना नदी को, नदी पार करने से पहले तो जूता खोलना होगा। तो फिर हम शास्त्र मानने वाले, अब होते होते ट्रेन चलने लगे, देखा विंडो से रिवर आता है, अरे भाई जल्दी हो। ये शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, ये था जरूरी तब जब पुल नहीं बना, अच्छा था। अब पुल बनने के बाद ये आउटडेटेड हो गया, अब आवश्यकता नहीं। आज मोबाइल के, कंप्यूटर के, आईपैड के जमाने में इन सब चीजों को हम कुछ भी नहीं देखेंगे और कोई पुराने एक चीज पर ही चेंज आया है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों पर चेंज आया और उसको हम आकलन नहीं करेंगे और शास्त्रों से प्रारंभ करेंगे तो नहीं बनेगा मेरा दरख्वास्त ये है। और दूसरा गणितों का जहाँ तक नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ भी, हालांकि there is a beautiful constituent assembly, very beautiful representation of all sectors and sections of society. It's like rainbow. फिर भी वहाँ ज्यादातर उन्हीं लोगों का, उन्हीं कम्युनिटीज का चलता है जो एडवांस है। और जैसे एक साथी ने कहा था कि हम जाति के विचार इक्वालिटी के हम तक ये उठाएंगे और उसको खत्म करने के लिए, उसको असमानता अंत करने के लिए, समानता ईश्वर करने के लिए, उस उससे ज्यादा उसको निरंतरता देने के लिए नहीं। गरीबी की सवाल को तब तक उठाएंगे जब तक गरीबी का गरीबी को और उसको राजनीति का अस्त्र बनाकर उसको हटाना भी नहीं है, क्योंकि हटाएंगे तो फिर हमारा खेती पाती खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इस मामले में भी अभी हम ध्यान दे रहे हैं कि फिर भी एक बात ऐसा है कि जो सचमुच मार्जिनलाइज्ड है, जो सचमुच वॉइसलेस है, even now they are about voiceless, उनके वॉइसों को फिर रिप्रेजेंटेशन कहीं न कहीं से एडवांस सेक्टर्स एंड सेक्शन सोसाइटी से ही करना पड़ता है। एक वॉइसलेस सेक्शन, एक मार्जिनलाइज्ड, रियली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन खतरे में आए हुए भी, उनके राइट्स फिर भी शैडो में बढ़ सकते हैं, इसलिए उनके राइट्स को हमें ध्यान देना है। मेरे ख्याल से मुख्य रूप से
आए हुए क्वेश्चन ये हैं, क्वेश्चन के जरूर हैं, दूसरे फिलिप्स के नजदीक भी हैं इन क्वेश्चन के। तो जहाँ तक बताया था कि ये वैनगार्ड एडवांस इवेंट्स ऑफ सोसाइटी, एडवांस इवेंट्स ऑफ है, वो तो वैनगार्ड की भूमिका देने से ज्यादा लेंगे, सौंपने से ज्यादा वो तो पूरा करेंगे। अगर कोई भी लीडर, कोई भी शासक अब के जमाना में अगर हम लोग तंत्र की बात करें, वो समाजवाद है तो समाज का बात होगा। समाजवाद कम्युनिटी बात नहीं है, समाजवाद क्लासवाद नहीं है। इंटायरिटी में समाज होता है, तो उसमें अगर अलग अलग किया जाए तो फिर समाज नहीं रहेगा। उसमें कम्युनिटीज होंगे, रिलीजियस ग्रुप्स होंगे, दूसरा होंगे क्लासेस होंगे, कास्ट होंगे। अब सबको मिलाएंगे तो समाजवाद है, सबका भलाई करेंगे तो समाजवाद। अगर समाजवाद कायम करना है तो फिर व्यक्तिवाद नहीं होगा, इसका बात नहीं होगा, उसका बात नहीं होगा। हाँ, सबका शासन होगा तो मेरा क्या होगा, उसी सब में से होगा। आज ऐसा होता है, हम नेपाल में सगरमाथा मेरा मैं करता हूँ, मगर मैं सगरमाथा को क्या कर सकता हूँ? कोशी का ब्रिज बड़ा है, मेरा प्रोटेक्ट करना मेरा कर्तव्य है। कोई बिगाड़ रहा है मैं उसको रोकूंगा, मगर उससे ज्यादा मेरा क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप का बात जो होता है, ऐसा ही होता है कि ओनरशिप इज लाइक पैट्रियोटिज्म, कलेक्टिव ओनरशिप। ये जनता का राज है, लोकतंत्र भी ऐसा ही है। बस 2 मिनट का मौन रखेंगे। परसों भी हम दिन भर की बहुत अच्छी मीटिंग की और ये इस तरह का चीज़ हमसे चूक हो जाती। अभी जोरजी जी के लिए परसों ही अपने करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे।